तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, एम इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे 150 से भी अधिक कोर्स अपनी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते हैं। एप्लीकेशन में आपको वीडियो कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा 1-to-1 लाइव डाउट सेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो दोस्तों, कई अर्थशास्त्रियों में यह मतभेद पाया जाता है कि आखिरकार प्रत्यक्ष कर ज्यादा बेटर है या अप्रत्यक्ष कर ज्यादा बेटर है। इस वाली वीडियो को में हम स्लेस्की मेथड के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है या अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है तो आखिरकार कल्याण पर इसका क्या असर पड़ेगा, यानी कि दोनों में से कौन सा कर उपभोक्ता के नजरिए से न्यायोचित माना जाएगा। तो दोस्तों, इससे पहले हमने आपको हिक्स और स्लेस्की दोनों का मेथड बताया हुआ है, जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएगा। तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल जरूर डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। इसके अलावा ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी पीडीएफ नोट्स भी आपको हमारी एप्लीकेशन में ही मिलेगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर का कल्याणकारी प्रभाव क्या है। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार प्रत्यक्ष कर क्या होता है और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष कर जो है, हम मान लेते हैं इसको हम टीए के फॉर्म में लिख रहे हैं। प्रत्यक्ष कर टीए के फॉर्म में लिख रहे हैं। प्रत्यक्ष कर जो होता है वो उपभोक्ता की आय पे लगाया जाता है, यानी कि अगर प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है तो आय में क्या होगी, कमी होगी। और आय में कमी होने से अगर हम बजट लाइन की बात करें तो बजट रेखा जो है, बजट रेखा अंदर की ओर खिसक जाएगी और अब उपभोक्ता पहले से एक निचले उपभोक्ता संतुलन पे पहुंच जाएगा। तो अगर हम डायग्राम के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करें तो देखिए किस तरीके से बता सकते हैं हम कि आखिरकार उपभोक्ता संतुलन पे प्रत्यक्ष कर का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये मान लीजिए बजट लाइन है, जो कि इनिशियल बजट लाइन एलएम बोल देते हैं, और ये हमारा उपभोक्ता संतुलन बिंदु है जिसको कि हम नाम देते हैं ए। ये हमारा IC1 है। अगर मान लीजिए उपभोक्ता के ऊपर प्रत्यक्ष कर लगता है तो प्रत्यक्ष कर लगने की वजह से ये जो बजट लाइन है ये L2 M2 हो जाएगी। इस तरीके से ये अंदर की तरफ चली जाएगी और यहां पे आप देख पा रहे हैं कि उपभोक्ता जो है वो निचले इंडिफरेंस कर पे आ गया है। तो एक तरीके से ये जो प्रभाव है ये हमारा कहलाएगा ICC। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पे आप समझ लीजिए कि अगर वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय पर कर लगता है, यानी कि आय कर लगता है, तो उपभोक्ता की आय M पे कर लगता है तो M - TA, यानी कि MT हम बोल सकते हैं। यानी कि MT का मतलब कर लगने के पश्चात आय। तो आय कम हो जाएगी और आय कम होने की वजह से उपभोक्ता संतुलन नीचे की ओर खिसक जाएगा। और उपभोक्ता संतुलन पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसको मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। वही मान लीजिए उपभोक्ता पर अप्रत्यक्ष कर लगता है। मैं आपको अप्रत्यक्ष कर का भी डायग्राम बना के समझा देता हूं। अप्रत्यक्ष कर लगता है, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर कह सकते हो या मात्रा कर कह सकते हो। तो अगर अप्रत्यक्ष कर लगता है उपभोक्ता की आय पर, तो अप्रत्यक्ष कर लगने की वजह से उपभोक्ता की जो कीमत है, वस्तु की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए किसी वस्तु का प्राइस है PX, तो टैक्स जो है, मान लीजिए टैक्स लगा है TY के बराबर, तो टैक्स उसकी कीमत में जुड़ जाएगा और कीमत में जुड़ने की वजह से अब जो कीमत हो जाएगी वो PX की जो PXT बोल रहे हैं, यानी कि टैक्स लगने के बाद की कीमत है। और कीमत बढ़ने की वजह से उपभोक्ता का जो मात्रा है, यानी कि उपभोक्ता पहले से कम मात्रा का उपभोग करेगा। तो यहां पे मैं आपको टैक्स लगने की वजह से उपभोक्ता संतुलन पर जो प्रभाव है उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उपभोक्ता का संतुलन वहां होगा जहां पर इंडिफरेंस कर इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा। ये हमारा कहलाएगा एक तरीके से उपभोक्ता का संतुलन। और अगर इस पे कर लगता है, अगर टैक्स लगता है, तो टैक्स लगने की वजह से ये जो लाइन है ये अंदर की तरफ मूव कर जाएगी ऐसे। यानी कि ये जो लाइन है ये कीमत कर लगने के पश्चात की लाइन है और कर लगने के पश्चात उपभोक्ता अब निचले इंडिफरेंस कर पे आ जाएगा। यानी कि ये जो लगा है इंडिफरेंस कर्व, हमने जो डायग्राम बनाया है वो कर लगने के पश्चात बनाया है। अब हम मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल कर लगने से, चाहे वो प्रत्यक्ष कर लगे चाहे वो अप्रत्यक्ष कर लगे,
उपभोक्ता के कल्याण में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि कर लगने के पश्चात उपभोक्ता पहले से निचले इंडिफरेंस कर पे आ जाता है, जो ये बताता है कि एक उपभोक्ता के कल्याण में कमी आई है। और कल्याण में ये कमी जो है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा उसको जानने का प्रयास हम करेंगे कि आखिरकार अब हम ये मान रहे हैं, हमारी कुछ मान्यताएं, एक बार आप मान्यताएं पढ़ लीजिए। देखिए हमें ये पता क्या करना है, एक बार आप वो पढ़ लीजिए कि यदि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से सरकार समान कर की राशि वसूलती है, यानी कि हम ये मान लें कि सरकार आयकर भी लगा रही है और आयकर के माध्यम से सरकार 100 रुपए वसूल रही है उपभोक्ता से, और वस्तु कर लगा के या मात्रा कर लगा के भी सरकार 100 रुपए ही वसूल रही है। दोनों में कर की मात्रा का, कर का जो मैग्नीट्यूड है या कर की जो राशि जो सरकार वसूल रही है वो बराबर बराबर है। यानी कि यदि सरकार प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से समान कर की राशि वसूलती है, तब भी ये देखने को मिलता है कि अप्रत्यक्ष कर उपभोक्ता के कल्याण में ज्यादा कमी करता है, जबकि प्रत्यक्ष कर जो है वो उपभोक्ता के कल्याण में उतनी कमी नहीं करता है। तो इसको देखिए दो तरीके से सिखाया जा सकता है। अच्छा, इसकी वजह का मतलब है कि अप्रत्यक्ष कर की तुलना में प्रत्यक्ष कर अधिक न्यायोचित है। तो दोस्तों इसको दो तरीके से सिखाया जा सकता है। एक तो न्यूमेरिकल के थ्रू सिखाया जा सकता है, यानी कि हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू यूटिलिटी को मेजर कर लेंगे, यूटिलिटी फंक्शन हमें गिवन होगा तो। दूसरा हम एक डायग्राम के थ्रू सीख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू सिखा रहा हूँ इस वाली वीडियो में। एक और वीडियो है जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी, उसमें हम आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू भी सिखाएंगे, जिसमें हम प्राइस मान लेंगे, न्यूमेरिकल के थ्रू यूटिलिटी फंक्शन मान लेंगे, इनकम मान लेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अगर यूटिलिटी पर यानी कि उपयोगिता पर इसका क्या असर पड़ता है। तो फिलहाल आप डायग्राम को समझ लीजिए, और डायग्राम में आपको समझाऊं उससे पहले मान लेते हैं कि उपभोक्ता की प्रारंभिक आय एम है और दोनों वस्तु की जो कीमत है वो गिवन है, यानी कि पी एक्स और पी वाई दोनों की जो कीमत है वो पहले से ऑलरेडी गिवन है। इसके अलावा हम ये मान लेते हैं कि सरकार के पास कर वसूलने के दो तरीके, प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वो करें जो उस व्यक्ति से वसूला जाता है जिस पर कर का भार होता है, यानी कि प्रत्यक्ष कर को टालना पॉसिबल नहीं है। और हम ये मान रहे हैं कि सरकार आय पर कर लगा रही है। दूसरा हम ये मान रहे हैं कि सरकार मात्रा पर कर लगा रही है, जो कि अप्रत्यक्ष कर है, और सरकार कोई भी कर वसूले सरकार को समान ही आय मिलेगी, और उपभोक्ता विवेकशील है जो अपनी दी गई कीमत पर और उपभोक्ता की आय पर अपने संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। तो अब आप हम डायग्राम के थ्रू इसको समझें, ज्यादा बेटर तरीके से रहेगा। देखिए मैं आपको सबसे पहले ये मान लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मान लेते हैं कि सरकार जो आय है, मतलब सॉरी व्यक्ति की जो आय है वो 100 रुपए है, एक्स वस्तु जो है वो 2 रुपए की है, और वाई वस्तु जो है वो 1 रुपए की है। हम ये भी मान लेते हैं कि उपभोक्ता का इनिशियल में क्या कर रहा है, वो 25x और 50y खरीद रहा है, इतनी x की मात्रा और इतनी y की मात्रा वो खरीद रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं। ये हमारी इनिशियल बजट लाइन है जो कि LM है, और ये हमारा उपभोक्ता संतुलन बिंदु है, और इस पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट A है। हम मान रहे हैं कि उपभोक्ता जो है वो x वस्तु की, क्योंकि हम यहां पे हम लिख रहे हैं आय, ठीक है जी, और यहां पे हम लिख रहे हैं x वस्तु। सिंपल तरीके से समझ लीजिए, आय की जगह हम x वस्तु ही मान लेते हैं, सॉरी y वस्तु। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि उपभोक्ता x वस्तु की इतनी मात्रा खरीद रहा है, इतनी सी बात हम कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए x वस्तु पर कर लगता है, यानी कि x वस्तु की कीमत पर कर लगता है, टैक्स लगता है। अब सरकार मान लीजिए 2 रुपए का टैक्स लगाती है पर यूनिट। तो अब उपभोक्ता का जो बिंदु है वो यहां की तरफ अंदर चला जाएगा, यानी कि उपभोक्ता पहले से कम वस्तु खरीद पाएगा, और इस स्थिति में हमारा संतुलन बिंदु मान लीजिए ये आ चुका है, जो कि हमारा IC2 है। हम मात्रा की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि वस्तु की कीमत में वृद्धि की वजह से, कीमत क्यों बढ़ी, क्योंकि कर लगने की वजह से वस्तु की कीमत बढ़ी है, और कीमत बढ़ने से उपभोक्ता पहले से कम वस्तु खरीदेगा, और अब उपभोक्ता का संतुलन बिंदु ये हो चुका है। यानी कि अब उपभोक्ता जो है वो x0 की तुलना में x1 वस्तु खरीद रहा है। इतनी सी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब मान लीजिए कि जितना वो टैक्स वसूला जा रहा है, अब सपोज कीजिए कि कंज्यूमर जो है वो अब वो पहले की तुलना में जो पहले 50 वस्तु यूज कर रहा था वो 25 वस्तु यूज कर रहा है, और 25 ये का मतलब है कि 2 रुपए का टैक्स वसूला जा रहा है, तो सरकार की जो टैक्स की राशि है वो 50 रुपए है।
यानी कि पहले कंज्यूमर एक्स वस्तु की 50 इकाइयां खरीद रहा था, एक्स वस्तु की पहले 25 इकाइयां खरीद रहा था। अब चलिए थोड़ी 25 से कम कर लेते हैं, मान लीजिए 25 की जगह वो केवल 15 इकाइयां खरीद रहा है और अब 30 रुपए का टैक्स वसूला जा रहा है। तो कंज्यूमर की इनकम को भी 30 रुपए से कम कर दी जाए, यानी कि आय को 70 में से 30 माइनस कर दे और आय केवल 70 रुपए रह जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जितनी राशि में कर वसूला जा रहा है अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से, उतनी राशि अगर हम कंज्यूमर की इनकम पे लगा दें, तो कंज्यूमर की इनकम पे लगने की वजह से हम ये स्लेस्की मेथड लेके चल रहे हैं, तो ये कटता हुआ नीचे की तरफ चला गया, यानी कि कंज्यूमर की इनकम में भी 30 रुपए की कमी हुई है। एक मिनट, थोड़ा सीधा बना लेते हैं इसको, ठीक है जी। अब कंज्यूमर जो है इंडिफरेंस कर्व ये वाला था हमारा व्हाइट वाला, ये हमारा IC2। अब कंज्यूमर जो है वो ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पे चला गया, यानी कि कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट C है और वो x की x2 मात्रा यूज कर रहा है। तो इससे ये हमें पता चलता है क्योंकि x2 के मुकाबले x3 ऊंचा है, तो ये हमारा है आरंभिक संतुलन बिंदु है। ये वाला जो B है ये अप्रत्यक्ष कर के पश्चात का संतुलन बिंदु है और ये वाला जो है ये प्रत्यक्ष कर के पश्चात का है। और डायग्राम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप अप्रत्यक्ष कर लगाते हो तो आपको ज्यादा कंज्यूमर को ज्यादा नुकसान होगा, जबकि प्रत्यक्ष कर लगाने पर कंज्यूमर को तुलनात्मक रूप से कम नुकसान होगा। यानी कि नुकसान तो दोनों में होगा, चाहे प्रत्यक्ष कर लगे चाहे अप्रत्यक्ष कर लगे, हानि तो दोनों स्थिति में होगी, लेकिन प्रत्यक्ष कर की स्थिति में जो हानि होगी वो कंपैरेटिवली कम होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट पूरी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। इसके अलावा हम इस वीडियो को कंटिन्यू कराएंगे, जिसमें हम आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे कि आखिरकार, मतलब जैसे हमने डेटा लिए वैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन और यूटिलिटी फंक्शन के थ्रू हम आपको बताएंगे कि आखिरकार अगर कंज्यूमर पे टैक्स लगता है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष के रूप में, तो आखिरकार किससे यूटिलिटी पर क्या इतना फर्क पड़ेगा, वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।